नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। फाइलें लंबित होने पर अफसरों की जिम्मेदारी होगी तय धामी। नैनीताल हाईकोर्ट, एसिड अटैक पीड़िता को 35 लाख मुआवजा देगी सरकार। कांग्रेस बोली अपने करीबियों को बचा रही है स्पीकर खंडूरी। विजय दिवस पर सभी सैन्य अफसरों को हाउस टैक्स में छूट संभव। हल्द्वानी, अब दिन में बाईपास से नहीं गुजरेंगे मालवाहक गाड़ियां। सरकार खनन रॉयल्टी 406 रुपये तक कम कर सकती है। गोला नदी खनन, अधिकारियों कार्यवाही की वार्ता फिर हुई विफल। विजय दिवस, पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं को किया गया सम्मानित। महंगी बिजली दरों पर भड़के कांग्रेसी। हल्द्वानी, 32 केंद्रों में होगी पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा। छात्र संघ चुनाव, 21 को नामांकन और 22 को जारी होगी प्रत्याशी। शिक्षकों ने शाम को कैंडल मार्च निकाला, तदर्थ नियुक्तियों की मांग। खेती करते मौत पर मुआवजा बढ़ाया। देहरादून, ऊर्जा निगम बिना रीडिंग के थमाए जा रहे हैं बिजली बिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नौकरशाही और सुनिश्चित करके शासन स्तर पर फाइलें अनावश्यक लंबित न हो। फाइलें लंबित होने पर अब अफसरों कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के बीरचंद गढ़वाल सभागार में शुक्रवार को आईएएस एसोसिएशन वीक के शुभारंभ अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि सब शासन स्तर पर जो फाइलें रुकी है उनका तत्काल दोबारा परीक्षण कराया जाएगा। फाइल सिस्टम को ऑनलाइन करने पर जोर देते हुए धामी ने कहा कि अफसरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े लोगों को केंद्र व राज्य सरकार की योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को निदान के लिए तहसील दिवस और बीडीसी की बैठकें नियमित रूप से किए जाए। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 तक उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने समस्या के त्वरित समाधान के लिए सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण के मंत्र के साथ आगे बढ़ने और मंसूरी चिंतन शिविर में आए सुझावों को धरातल पर उतारने को कहा है। हाईकोर्ट ने एसिड अटैक की एक पीड़िता के पक्ष में महत्वपूर्ण आदेश देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि पीड़िता को 35 लाख रुपए मुआवजा दें और उसके इलाज का सारा खर्च उठाएं। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा के एकलपीठ में हुई। मामले की अंतिम सुनवाई में राज्य सरकार ने पक्ष रखा कि याची को हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बजाय अलग फोरम पर आवेदन देना चाहिए। ऐसे एक प्रकरण में लाभ देने से सभी लोग इस तरह प्रतिपूर्ति चाहेंगे। जवाब में याची के अधिवक्ता स्निग्धा तिवारी ने कोर्ट में कहा कि एसिड अटैक पीड़ित को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जबकि राजनीतिक मामलों में सरकार करोड़ों रुपए मुआवजा देती रही है। कहा कि एसिड अटैक पीड़ित का जीवन कष्ट भरा हो जाता है, जिसकी भरपाई की जानी चाहिए। इन तर्कों से सहमत होते हुए हाईकोर्ट ने पीड़िता को 35 लाख रुपए मुआवजे के साथ ही उसकी चिकित्सा और सर्जरी पर होने वाले खर्च का भुगतान भी राज्य सरकार को करने के निर्देश दिए हैं। उधमसिंह नगर जिले की निवासी एसिड अटैक पीड़िता गुलनाज खान ने मुआवजे के लिए 2019 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कहा था कि प्रेस प्रस्ताव ठुकराने पर उस पर तेजाब से हमला किया गया था। विधानसभा भर्ती घोटाला, कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पर अपने करीबी कर्मचारियों को बचाने के आरोप लगाए। ये वजह है कि विधानसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2016 से पहले के कर्मचारियों के खिलाफ कोई फैसला नहीं लिया। कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बात करते हुए करण मेहरा ने कहा कि हमारी लड़ाई किसी की नौकरी लेने की नहीं थी, बल्कि जिन लोगों ने नियम विरुद्ध नौकरियां दी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कहा कि जब 2016 के बाद वालों पर कार्रवाई की गई तो उससे पहले वालों के मामले में चुप्पी साध क्यों साधी जा रही, क्योंकि 2016 से पहले सभी भाजपा के बड़े नेताओं के करीबी है, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि अदालत के सामने 3 महीने से बार बार यही कहा जा रहा है कि विधिक राय ली जा रही है, वो कब ली जाएगी और उस पर कब कार्रवाई होगी, इस पर कुछ नहीं बोला जा रहा है। कहा जा रहा है कि स्पीकर ने पीठ से ऐसे निर्देशों की परंपरा को भी तोड़ा है। नियुक्ति देने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि ये सभी नियुक्तियां विजिलेंस से हुई है। पाकिस्तान पर 51 वर्ष पूर्व भारत के विजय के अवसर पर गांधी पार्क देहरादून के युद्ध स्मारक पर इस युद्ध में शहीद हुए 4000 शहीदों को संयुक्त नागरिक संगठन राज्य आंदोलनकारी मंच, स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण समिति, दून सिख वेलफेयर सोसाइटी, जगत बंधु ट्रस्ट, मुस्लिम राष्ट्रीय एकता मंच, दून एक्स सर्विस लीग, रूलक आदि सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इनमें लेफ्टिनेंट कर्नल बीएम थापा, अमरजीत सिंह भाटिया, विशंबर नाथ बजाज, अवधेश शर्मा, सुमित प्रजापति, मुकेश नारायण, शक्ति प्रसाद डीमरी, दिनेश शर्मा, प्रदीप कुकरेती, जितेंद्र डुगाना, सुनील त्यागी आदि लोग शामिल थे। उत्तराखंड में सेना के सभी अफसर कर्मचारियों को हाउस टैक्स में छूट देने के लिए सरकार समाधान निकालेगी। छावनी परिसर में रहने वालों को इस छूट का लाभ मिले, यह तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को
शुक्रवार को गांधी पार्क में आयोजित विजय दिवस समारोह में यह घोषणा की। राज्य में अभी तक नगर निकाय क्षेत्रों में जेसीओ रैंक से नीचे के सैनिक कर्मचारियों को हाउस टैक्स में छूट दिए जाने के प्रावधान है। धामी ने कहा कि सेना के सभी रैंक के अफसरों को यह सुविधा मिल सके, इसके लिए समाधान निकालेंगे। उन्होंने वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और वीर नारियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा सैनिकों को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाती है। उन्होंने देश राज्य में चल रही विकास योजनाओं गिनाई और कहा कि सैनिक कल्याण से जुड़े जो कामकाज पहले संस्कृति विभाग से होते थे वे अब सैनिक कल्याण विभाग खुद कराएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सैन्य धाम भी जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री इस दौरान पदक विजेता सैनिकों और वीर नारियों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की घोषणा को दोहराया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार सभी सैनिक अफसरों को हाउस टैक्स में छूट दिलाएगी। जोशी ने कहा कि दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत स्मारक जल्द बनाया जाएगा, जिसके लिए डीएम को भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। वन विकास निगम पीपीपी मोड पर राज्य में फर्नीचर उद्योग लगाने जा रहा है। अपनी ही लकड़ी को आकर्षक फर्नीचर का रूप देकर इसे अच्छे दाम पर बेचा जाएगा। निगम की आय बढ़ाने के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने का निगम अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी की ओर से यह एक अनोखी पहल की जा रही है, जिसके लिए निगम जल्द ही कंसल्टेंट नियुक्त करने जा रहा है। वन विकास निगम हर साल लाखों टन लकड़ी औने पौने दामों पर बेचता है, जिसमें बड़ी संख्या में पेड़ों की जड़ें भी होती है, जो फर्नीचर उद्योग खरीदता है और उससे बना फर्नीचर मनचाहे दामों पर खरीदता है। लेकिन अब निगम खुद अपने फर्नीचर बनाकर बेचेगा। इसके लिए निगम निजी कंपनियों से अनुबंध करेगा, जो निगम की लकड़ी से ऑफिस, हाउस और अन्य तरह का फर्नीचर बनाएंगे। इसे वन निगम के ब्रांड नाम से बेचा जाएगा। इसकी कीमत निजी फर्नीचर कंपनियों, दुकानों या शोरूम से कम होगी। हल्द्वानी दिन के समय शहर के बाईपास से गुजरने वाली मालवाहक वाहन अब नहीं चलेंगे। डीआईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भर ने शहर में मालवाहक वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, जिससे पहले वाहनों को दिन के समय शहर के बाहर बाईपास से ले जाने की इजाजत थी। उधम सिंह नगर से रामपुर रोड आने वाले मालवाहक वाहनों को पार्क करने के लिए टांडा और बेलपास के पास अस्थायी पार्किंग बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि रामनगर लालकुआ बॉर्डर पर व्यवस्था बनने तक जिम्मेदारी संबंधित थाना प्रभारी की दी गई है। आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों को आवाजाही रहेगी। डीआईजी ने यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नैनीताल और यूएस नगर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। डीआईजी के मुताबिक अब भारी वाहनों को शहर में एंट्री ही बंद कर दी गई है। मालवाहक वाहन अब रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक ही शहर में एंट्री कर पाएंगे। इसके लिए रुद्रपुर के टांडा, हल्द्वानी, बेलपास के पास अस्थायी पार्किंग बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे वाहनों को वहां पार्क किया जा सकेगा। रामनगर लालकुआ से आने वाले वाहनों को बॉर्डर पर रोक दिया गया। इधर नैनीताल बैंक को बेचने के निर्णय के खिलाफ बैंक कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को देश भर से नैनीताल बैंक के कर्मचारी और अधिकारी नैनीताल स्थित मुख्यालय में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। बैंक की बोर्ड बैठक में हंगामे के कारण नहीं हो पाई। कर्मचारियों ने बैंक प्रबंधन को 4 दिन के भीतर नैनीताल बैंक का बीओपी में विलय की मांग रखी है। तय समय के भीतर निर्णय न होने की स्थिति में बैंक कर्मचारी और अधिकारियों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। शुक्रवार को नैनीताल बैंक के उत्तराखंड के साथ ही यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के शाखाओं से बैंक कर्मी नैनीताल स्थित मुख्यालय पहुंचे। सुबह 10 बजे से कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। नारेबाजी के बीच कर्मचारियों ने पूर्व में निर्धारित बोर्ड बैठक भी नहीं चलने दी। प्रदर्शन कर रहे बैंक कर्मचारियों का कहना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा से निर्णय को तुरंत वापस ले। कर्मचारियों की मांग है नैनीताल बैंक का बीओबी में विलय किया जाए। 4 दिन के भीतर बैंक प्रबंधन ने इस पर निर्णय न लिया गया तो देश भर में आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान नैनीताल बैंक के उपाध्यक्ष सुमित तिवारी, प्रखर पाटनी, हेम जोशी, शैलेंद्र रावत, निशा कामत, दीपक सनवाल, किशोर शुक्ला, राजेश नौरियाल, सागर बेलवाल, राशि सिद्दीकी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। लालकुआं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता कर कहा कि एक प्रदेश एक रॉयल्टी नियम को लेकर सीएम से वार्ता हुई है, जिस पर 4 से 6 रुपये तक रॉयल्टी की दरें कम करने पर सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। 20 जनवरी को कैबिनेट बैठक पर इस पर अंतिम मोहर लगा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने लालकुआं बाईपास शहीद मोहन नाथ गोस्वामी स्टेडियम का निर्माण जल्द शुरू कराने 2023 तक पेयजल समेत विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। कहा कि यहाँ का बड़ा वर्ग खनन व्यवसाय से जुड़ा और मैं हमेशा सरकारी खनन कारोबारियों के हितों के लिए प्रतिबद्ध हूँ। शुक्रवार को विधायक बिष्ट ने नगर पंचायत सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि एक प्रदेश एक रॉयल्टी नियम को लेकर सीएम से वार्ता हुई, जिस पर 4 से 6 रुपये रॉयल्टी की दरें कम करने पर सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। 20 जनवरी को कैबिनेट में इसमें अंतिम मोहर लग जाएगी। गौला नदी से खनन निकासी शुरू होना फिलहाल संभव नहीं लग रहा है। इस मामले को लेकर शुक्रवार को वन विकास निगम और खनन अधिकारियों के कारोबारियों के साथ हुई बैठक बेनतीजा ही रही है। कारोबारी एक प्रदेश एक रॉयल्टी मांग पर अड़े हुए हैं। गौला खनन कारोबारियों का धरना प्रदर्शन शुक्रवार को भी जारी रहा। दोपहर करीब 1 बजे वन निगम एमडी विवेक पांडे और डीएलएम वाईके श्रीवास्तव कारोबारी से वार्ता के लिए शीश महल गोला गेट पर पहुंचे। उन्होंने गोला खनन मजदूर संघर्ष समिति के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही। अब तक
समान रॉयल्टी की मांग पूरी नहीं होती तब तक मजदूर और कारोबारी गोला से खनन निकासी नहीं करेंगे। अधिकारियों ने कहा कि उनकी मांगों को शासन तक पहुंचाया गया है। मौके पर धर्मेंद्र सिंह सहरा, रोहित शाह, योगेंद्र बिष्ट, हरीश भंडारी, राजेंद्र बिष्ट, नरेंद्र बगड़वाल, हरीश बगड़वाल, विजय दानी, अजय सुयाल, विक्की जोशी, दिगंबर आदि मौजूद रहे। हल्द्वानी विजय दिवस पर शहर के शहीद स्मारक में विजय दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। युद्ध के जांबाज युद्ध सैनिकों, शहीद हुए जवानों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान सैनिकों शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शुक्रवार को हुई इस कार्यक्रम में शुभारंभ विधायक सुमेश हृदय, एसएसपी पंकज भट्ट, एडीएम अशोक जोशी और जिला कल्याण सैनिक कल्याण अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल जीएच बिष्ट ने किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने शहीदों के स्मारक को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। एसएसपी ने कहा कि युद्ध में शहीद हुए जांबाज सैनिकों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम में शहीदों की वीरांगनाओं बसंती देवी पत्नी शहीद नारायण सिंह, नंदी देवी पत्नी शहीद मोहन चंद के अलावा युद्ध में घायल हुए ऑर्डिनरी कैप्टन कर्नल बीडी कांडवाल, ग्रुप कैप्टन बीएस रावत आदि मौजूद रहे। राज्य में बिजली की दरों में बढ़ोतरी के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस ने हल्द्वानी बुद्ध पार्क में प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए बड़े दरें बढ़ाने का फैसला वापस लेने की मांग की गई। विधायक हल्द्वानी सुमित हृदय, जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल, प्रदेश महासचिव महेश शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत सिंह बगड़वाल, पीसीबी एनबी गुणवंत, महानगर कोषाध्यक्ष नरेश अग्रवाल, वरिष्ठ नेता जगमोहन सिंह चिलवाल, मयंक भट्ट, बिमला सांगुड़ी आदि मौजूद रहे। रविवार को जिले भर में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजन किया जाएगा। शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने को लेकर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए। परीक्षा केंद्र के हर कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके लिए अलावा परीक्षा केंद्रों के 200 गज के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। रविवार को जिले के 32 केंद्रों में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा होनी है। शारीरिक परीक्षा में करीब 7000 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए चयनित हुए। परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। परीक्षा को 4 जोन और 4 सेक्टर में बांटा गया है। परगना मजिस्ट्रेट मनीष कुमार ने कहा कि परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। हल्द्वानी, रामनगर, नैनीताल में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तय सीमा के अंदर फोटोस्टेट और फैक्स मशीनें लाना या रखना, ध्वनि यंत्र का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उधर एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि एसपी क्राइम और यातायात डॉक्टर जगदीश चंद्र को नोडल अधिकारी बनाया गया है। परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए खुफिया तंत्र को एक्टिव रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थी जाम में ना फंसे, इसके लिए प्रत्येक चौराहों पर मुख्य सड़कों पर पुलिस जवान तैनात रहेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एमबीपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनावी अधिसूचना 19 दिसंबर को दोपहर 3 बजे से लागू हो जाएगी। 20 को नामांकन पत्रों की बिक्री और 21 दिसंबर को प्रत्याशी नामांकन करा सकेंगे, जबकि 22 दिसंबर को नामांकन पत्रों की वैधता की जांच के बाद चुनाव समिति प्रत्याशियों को लिस्ट जारी कर देगी। वहीं 24 दिसंबर को सुबह 9 बजे से मतदान होगा। छात्र संघ चुनाव की तैयारियों शांति व्यवस्था बनाए रखने की लेकर शुक्रवार को एमपीपीजी में प्रशासन, पुलिस और छात्र नेताओं की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में छात्र नेताओं को लिंग 2 समिति की सिफारिशों का पाठ पढ़ाया गया। साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि छात्र संघ चुनावी आचार संहिता प्रभावित होने के कारण 19 दिसंबर दोपहर 3 बजे से कॉलेज परिसर के अंदर चुनावी रैली, जुलूस आदि प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने पर संबंधित की उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई बैठक में कॉलेज प्रशासन ने छात्र नेताओं को बताया कि लिंग 2 समिति की सिफारिश के अनुसार छात्र संघ चुनाव 24 दिसंबर को कराया जाएगा। छात्र संघ प्रभारी डॉक्टर CS नेगी ने छात्र नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्येक पद की पात्रता की जानकारी दी। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने छात्र नेताओं से शांतिपूर्वक चुनाव में प्रतिभाग करने, ट्रैफिक जाम जैसी कृत्यों से दूर रहने की अपील की। एसपी सिटी हरबंस सिंह ने सभी उम्मीदवारों से कानून का पालन करने और पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी उम्मीदवार या उसका समर्थक बिना पुलिस या प्रशासन की अनुमति के सड़कों पर जुलूस नहीं निकाल सकेगा। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहाँ प्राचार्य डॉक्टर NS बनकोटी, लीगल सेल प्रभारी डॉक्टर HS भाकुनी, डॉक्टर SK श्रीवास्तव, डॉक्टर संजय खत्री आदि मौजूद रहे। अतिथि शिक्षक शिक्षा निदेशालय परेड मैदान में एकत्रित हुए। यहाँ उन्होंने परेड मैदान से सर्वे चौक, लंचडाउन चौक, होटल, कैंडल मार्च निकाला। इससे पहले दोपहर अतिथि शिक्षकों ने एक बार फिर से माध्यमिक शिक्षा निदेशक RK कुंवर से मुलाकात की। कुंवर की आंदोलन वापस लेने की अपील को ठुकराते हुए कहा कि मांग पूरी होने पर ही अतिथि शिक्षा आंदोलन वापस लेंगे। मालूम हो कि अतिथि शिक्षक 13 दिसंबर से शिक्षा निदेशालय में बेबुनियादी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षक अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष विवेक भट्ट ने कहा कि जब तक वर्ष 2015 से अतिथि शिक्षक प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं,
अब तक सरकार ने उनके सुरक्षित भविष्य के लिए कुछ नहीं किया। अतिथि शिक्षक प्रवक्ता और आईटी कैडर की पूरी पात्रता रखते हैं, इसलिए उन्हें तदर्थ सेवा में लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे पहले शिक्षा बंधु और शिक्षा मित्रों को भी सरकार पक्का कर चुके कैंडल मार्च और धरने में इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष आशीष जोशी, मोहम्मदी दौलत जगुड़ी, विवेक यादव, अजय भारद्वाज, संजय नौटियाल, उषा भट्ट, आरती व्यास, गीता चौहान, दिनेश जोशी आदि शामिल रहे। ऊर्जा निगम में रीडिंग प्लस सामने आया। मीटर रीडिंग का जिम्मा संभालने वाली कंपनी के स्टाफ ने जीरो रीडिंग पर बिजली के बिल जारी कर दिए। ऊर्जा निगम के लक्ष्य डिवीजन में ये बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। 1800 परिवार को जीरो रीडिंग के बिजली के बिल थमा दिए गए, जिससे यूपीसीएल को जहां फिलहाल लाखों का नुकसान हुआ, वही उपभोक्ताओं पर भविष्य में अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। ऊर्जा निगम ने बिजली के बिल जारी करने को मीटर रीडिंग का काम आउटसोर्स पर दे रखा है। और कंपनी का स्टाफ की मीटर रीडिंग पर बिजली के बिल जारी करता है। मुख्यालय स्तर पर शिकायत पहुंचने के बाद पता चला कि 1800 के करीब बिल जीरो रीडिंग पर जारी कर दिए गए। उपभोक्ताओं को सिर्फ फिक्स चार्ज का ही पैसा जमा करना पड़ा, जिससे ऊर्जा निगम को लाखों का नुकसान हुआ। अब भविष्य में जब सही रीडिंग के साथ बिल जारी किए जाएंगे तो उपभोक्ताओं पर एरियर के साथ अधिक बिजली बिल का भार पड़ेगा। इस गड़बड़ी की विस्तृत जांच मुख्यालय स्तर पर शुरू हो गई है। लक्ष्य डिवीजन की तो पड़ताल की जा रही है। सरकार खेती करते वक्त दुर्घटना में मृत्यु दिव्यांगता पर किसानों उसके आश्रितों को अधिक मुआवजा देगा। उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड किसान दुर्घटना बीमा के तहत अब मृत्यु पर 1.5 लाख रुपए मुआवजा देगा। पहले यह राशि 1 लाख रुपए थी। शुक्रवार को विधानसभा में कृषि मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक की 35वीं बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। किसानों के बच्चों को जो कृषि, वानिकी, फिशरी आदि वर्गों में स्नातक और स्नातक कर रहे हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति की भी शर्त सरल की गई है।